नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है भाषा। भाषा भावों और विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। अर्थात जो भी विचार हमारे मन में है वह दूसरे को बताने के लिए हमें किसी न किसी भाषा की आवश्यकता पड़ती ही है। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति के विचारों को जानने के लिए भी हमें भाषा का प्रयोग करना ही होता है। इसके दो रूप माने जा सकते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक जहाँ हम बोलते हैं और सामने वाला सुनता है। लिखित जहाँ एक लिखता है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। तो इस तरह से भाषा को मुख्यतः दो रूपों में बांटा जा सकता है। भाषा के विशेष गुण हैं कि उसे बोला भी जा सकता है और उसमें संवाद भी हो सकता है। भाषा का एक और रूप भी है, उसे हम कहेंगे सांकेतिक भाषा, यानी कि इशारों में बात करना। सांकेतिक भाषा को केवल बोला और सुना जा सकता है। जैसे आप रास्ते में जाते हुए ट्रैफिक पुलिस को इशारे करते हुए देखते हैं, वह केवल संकेत कर रहा है, अर्थात वह सांकेतिक भाषा में आपको समझा रहा है। इसी तरह की सांकेतिक भाषा मूक बधिरों के लिए भी बनाई गई है, जो केवल इशारों के द्वारा समझ सकते हैं। परंतु आम तौर पर हम जो भाषाएं प्रयोग में लाते हैं, वह भाषाएं लोगों के द्वारा बोली, पढ़ी, लिखी और समझी जाती हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, रूसी, चीनी, फ्रेंच आदि। ये सारी भाषाएं संसार में और बहुत अधिक भाषाएं संसार में बोली जाती हैं। भाषा के अनेक रूप हैं। पहला रूप हम मानेंगे मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा जो बच्चा पैदा होते ही जन्म से अपने माँ द्वारा सुनता है, समझता है और सीखता है। दूसरा हम कह सकते हैं राजभाषा। राजभाषा वह भाषा जो हम सरकारी कार्य में प्रयोग में लाते हैं। तीसरे है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो एक राष्ट्र के ज्यादातर लोग आपस में प्रयोग में लाते हैं। जैसे हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। इसके अतिरिक्त आती है बोली। बोली भाषा का ही रूप, एक छोटा रूप है। आसपास के कस्बों में भाषा का रूप बदलता जाता है। जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, हिंदी भाषा के ही अलग अलग रूप माना जाएगा। अब इन भाषाओं को लिखने के लिए जो शब्द हम प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। यह भाषा का लिखित रूप है और हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। ये इससे हम समझ सकते हैं। जैसे हिंदी भाषा के लिए हमें क, ख, ग वर्णमाला का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा के लिए हम ABCD यानी कि अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। इसका मतलब है हर भाषा को लिखने का तरीका अलग है। उसको लिखने के लिए अलग अलग तरह की लिपियों का प्रयोग करना पड़ता है और उन लिपियों का भी अलग अलग नाम होता है। जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, इन सबको लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। ऐसे ही अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन के लिए रोमन लिपि का प्रयोग होता है। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है तो उर्दू फारसी में। ऐसे ही बांग्ला के लिए बंगाली लिपि आती है। इसके अतिरिक्त एक और इसका उदाहरण लिया जा सकता है। हिंदी को में अगर मुझे एक वाक्य लिखना है, मुझे अपने देश से प्रेम है, उसी वाक्य को लिखने का तरीका अंग्रेजी में बदल जाएगा, आई लव माई कंट्री। तो यहाँ इन दोनों के अंतर से हम कि हर भाषा की लिपि में अंतर होता है, लिखने के तरीके में अंतर होता है, उसके वर्ण भी अलग अलग होते हैं और उनका नाम भी अलग अलग होता है। अब इसका चौथा पार्ट आता है व्याकरण। आखिर हम व्याकरण में ये सब पढ़ते क्यों हैं? व्याकरण को पढ़ने का एक ही कारण है कि व्याकरण हमारी भाषा के ज्ञान को शुद्ध करता है। किसी भी भाषा को अगर हम सही रूप में सीखना चाहते हैं तो हमें व्याकरण का सही रूप जानना आवश्यक है, जिसके द्वारा हम उस भाषा की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब इसी पूरे चैप्टर से रिलेटेड कार्यपत्र आपको दिया जाएगा, जिसे आप स्वयं हल करेंगे। धन्यवाद।